नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम राजस्थान के मैदान का अध्ययन करेंगे, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। उसका अध्ययन करेंगे, साथ ही प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन भी करेंगे और जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन, प्रमुख नदियाँ, जलवायु, संसाधन आदि का अध्ययन करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग दी है हमने राजस्थान का मैदान। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य का लगभग 60% भाग मैदानों से बना है। ये मैदान मुख्य रूप से राज्य के पूर्वी और उत्तरी भाग में स्थित हैं। राजस्थान के मैदानों को दो प्रमुख भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से दो प्रमुख भाग हैं? पहला है थार का मरुस्थल, जिसे हम रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, और दूसरा है पूर्वी राजस्थान के उपजाऊ मैदान। राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा वाला हिस्सा है, वहाँ के उपजाऊ मैदान। तो इसे हम दो भागों में विभाजन करके इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे विभाजन करके दिखाया है। ये वाला हिस्सा हमारा थार का मरुस्थल है और ये वाला हिस्सा है पूर्वी राजस्थान। ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये बहुत ही प्राचीन पठार है, जिसे हम अरावली के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत जो है अपने वो वलित पर्वत हैं। ये भी वलित पर्वत है, लेकिन ये बहुत ही पुराना पर्वत है। ये उस टाइम का पर्वत है जब मतलब भारत गोंडवाना लैंड से टूटकर भारतीय भाग उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया था। ये उस टाइम का पर्वत है, बहुत ही पुराना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो कि कुछ यहाँ पाई जाती है। इसके अरावली के सबसे दक्षिण में पाई जाती है गुरु शिखर, मतलब अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। पहला हम देखेंगे थार का मरुस्थल। चलिए देख लेते हैं। पहली हेडिंग दी है हमने थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% हिस्सा घेरे हुए है। राजस्थान मेनली पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करता है? तो 60% हिस्सा राजस्थान का घेरता है। जो थार राजस्थान का मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है, वो 60% हिस्सा राजस्थान का कवर किए हुए हैं। इसे और अच्छे तरीके से आगे अध्ययन करेंगे। इसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यह क्षेत्र मुख्यतः कौन कौन से ज़िलों में है? तो उसमें जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, बीकानेर आता है, जोधपुर का नाम आता है, नागपुर आता है, गंगानगर, चिरू आदि जिलों में ये क्षेत्र विस्तृत है। मतलब आदि जिलों में थार का रेगिस्तान विस्तृत है। आगे बढ़ जाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। आइए इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं का मतलब होता है किसी भी स्थान की खास बातें। तो इसकी क्या खास बातें हैं, कौन सी विशेषताएं हैं? यह जो क्षेत्र है थार के मरुस्थल वाला, यह क्षेत्र रेतीलो, यहाँ पे अधिक मानसून जो वर्षा है वो मानसूनी वर्षाएं कम होती है। केवल 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर ही प्रति वर्ष यहाँ वर्षा हो पाती है। और शुष्क जलवायु के लिए यह क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहीं शुष्क क्षेत्र है तो यही वाला क्षेत्र है, राजस्थान का मरुस्थल। यहाँ की प्रमुख नदी तंत्र लूनी नदी है। लूनी लिखा हुआ है, नदी का नाम लूनी है। लूनी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो ये जो लूनी नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, यानी कि जो अपन का गुजरात वाला रीजन है जो इस तरफ वाला, तो ये अरावली से कुछ इस दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है और रण ऑफ कच्छ में
गिरती है। आपने नाम सुना होगा अगर आपको हमारे भारत का मैप पता हो। कुछ इस तरह से जो ये वाला जो हिस्सा बनता है, तो ये वाली नदी यहाँ से अरावली पर्वत से निकलकर और यहाँ गिरती है। रनों कक्ष में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ यहाँ पे गिरती है ये नदी, समुद्र में अपना जल गिरा देती है। रन ऑफ कक्ष में लुप्त हो जाती है। यहाँ की मिट्टी रेतीली बालुए दोमट मिट्टी कहा जाता है। खेती और सिंचाई परियोजनाओं पर निर्भर है। यहाँ की खेती कैसी है? सिंचाई परियोजनाओं पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है। इस तरह से यहाँ पे अरावली पर्वत जो है वो ढाल बनकर खड़ा हुआ है। इस तरफ से जो मानसून आता है वो इसी अरावली से टकराकर इसी तरफ वर्षा करा देता है। दूसरी साइड वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, जिससे इस तरफ खेती नहीं हो पाती है। मेनली राजस्थान की जो कृषि है वो पूरी तरह से नलकूपों और यहाँ की नहरों पर पूरी तरह से डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत ही कम है। केवल 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के आसपास ही यहाँ वर्षा पूरे साल में हो पाती है। आगे बढ़ जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसने गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र को उपजाऊ बनाया है। इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान के लिए वरदान सिद्ध हुई है। यहाँ की खेती पूरी तरह से जल संसाधनों पर डिपेंड है, जिनमें नहरें आती हैं, बड़े बड़े बांध भी आते हैं। इनसे ही यहाँ की खेती हो पाती है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु ग्रीष्म में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और शीत ऋतु में शून्य के निकट पहुँच जाता है। यहाँ की शीत ऋतु भी बहुत ही हार्ड होती है। यहाँ पर जो तापमान है वो 0 डिग्री तक गिर जाता है, यानी कि 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा ही पड़ती है। ज़्यादा ठंड क्यों पड़ती है? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो कुछ हिमालय के पास पड़ता है, तो यहाँ पे ठंड का प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा होता है। रात्रि के समय में बालू भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और इसके जो गुजरात के तट से समुद्र भी इसके करीबी है, तो यहाँ ठंडक का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा कम और असमान होती है। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। आपने अभी देखा था 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ बारिश होती है। और यहाँ पर वर्षा असमान होती है। असमान का मतलब है कि कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। तो यहाँ पे अपन ने जो देखा था कि गुजरात के जो ऊपर अरावली पर्वत कुछ इस तरह से बना हुआ है जो इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पे अरावली पर्वत से जो इस तरफ पश्चिम वाला क्षेत्र है उसमें वर्षा ज़्यादा होती है। पूर्वी वाले क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं। मरुस्थलीकरण, धूल भरी आंधियाँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। यहाँ की सामान्य समस्या है धूल भरी जो आंधियाँ हैं, यहाँ की सामान्य समस्या है। यहाँ पर अक्सर गर्मियों के मौसम में धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब थार का मरुस्थल हमने समझ लिया है। आगे दूसरे उस पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि था पूर्वी राजस्थान के उपजाऊ मैदान। जो अरावली पर्वत के पूर्वी दिशा वाला जो क्षेत्र था, इसे हमने मैप में पहले में समझा था। मैप में पूर्वी वाला जो क्षेत्र है उसे पढ़ेंगे। पूर्वी राजस्थान के उपजाऊ मैदान। पूर्व में यहाँ पे उपजाऊ मैदान है, यहाँ पर रेगिस्तान की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। जो अरावली पर्वत है उसके पश्चिम दिशा में रेगिस्तान पड़ता है राजस्थान का, पूर्व दिशा में उपजाऊ मैदान है। यह मैदान अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है, भूमि बहुत ही उपजाऊ है, नदीय और कृषि योग्य भूमि है। यह क्षेत्र मुख्यतः जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर आदि जिलों में फैला हुआ है। कोटा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ITI के लिए ये बहुत ही फेमस स्थान है।
यहाँ पे बहुत सारे ITI के संस्थान हैं जहाँ लोग जाके ITI पढ़ते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। इसमें है बनास, बनास नहीं है, बनास है, चंबल, काली सिंध, परवन, माही, बेरच, मेज आदि नदियाँ इस मैदान से होकर बहती हैं। ये नदियाँ अरावली पर्वतों से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ जो हमारा अरावली पर्वत है उससे पूर्व दिशा में बहती हैं, इन पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। इन नदियों की उपजाऊ घाटियाँ सिंचाई और खेती के लिए अत्यंत ही कैसी हैं, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाते हैं। हमने देखा था कि जो अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र है वो पूरी तरह से रेगिस्तान है, और जो अरावली पर्वत के पूर्व वाला राजस्थान है वो उपजाऊ भाग है। मुख्यतः राजस्थान की खेती यहीं होती है, इसी क्षेत्र में। मिट्टी और कृषि देख लेते हैं। यहाँ की मिट्टी दोमट और काली मिट्टी दोमट और काली मिट्टी पाई जाती है। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो जो काली मिट्टी में जो फसलें उत्पादन होती हैं वो फसलें यहाँ भी होती हैं, जैसे गेहूँ है, चना है, सरसों है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, धान है आदि फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। यहाँ कई जलाशय और सिंचाई परियोजनाएं हैं, जैसे गांधी सागर बांध है ये यहाँ का, रणजीत सागर, माही बांध आदि यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी हैं, जिससे राजस्थान की खेती में सिंचाई के लिए मदद मिलती है। चलिए इसी के साथ अपना राजस्थान का मैदान कंप्लीट हुआ। अब आगे अपन अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय भारत का। सब्जेक्ट इंडियन जियोग्राफी है। प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि अपन ने शुरुआत में जो भारत के भौतिक विभाग पढ़े थे, शुरुआत में जो पढ़े थे 6, उनमें से हमने पहले का अध्ययन कर लिया है हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, दूसरे का भी कर लिया है भारत के उत्तरी मैदान, तीसरे का हमने कर लिया है राजस्थान के मैदान या थार का रेगिस्तान। चौथे पे आ चुके हैं भारतीय प्रायद्वीप के बाद हम अध्ययन करेंगे तटीय मैदान का, और तटीय मैदान के बाद अध्ययन करेंगे भारत के द्वीप समूह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये चित्र, मुख्यतः भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत में जो पहाड़ हैं, जो पठारी एरिया है, वो यहाँ हमने एक मैप पे बनाए हुए हैं। ये रहा अरावली, एक मिनट, ये रहा अरावली पर्वत जो कि हम कह रहे थे। इस तरफ राजस्थान का रेगिस्तान पड़ता है, इसमें इस तरफ राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है जहाँ पे खेती होती है। उसके बाद ये बुंदेलखंड का पहाड़ है, ये है बुंदेलखंड के पहाड़। आप लोग यहाँ अगर मध्य प्रदेश में जैसे ही एंट्री करेंगे आपको जो चोटियाँ नज़र आती हैं बिखरी पड़ी हुई, वो बुंदेलखंड की चोटियाँ हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप अगर नीचे की तरफ जाएंगे मध्य प्रदेश में भोपाल तरफ, यहाँ आपको सतपुड़ा के पर्वत मिलेंगे। सतपुड़ा के नीचे यहाँ महाराष्ट्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। पूर्वी घाट भी कुछ इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से ये हमारा पूर्वी घाट है। उसके बाद यहाँ एक और पहाड़ मिलता है जिसे सिंह भूमि के नाम से जानते हैं, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास है। उसके बाद यहाँ पूर्वोत्तर भारत में भी एक शिलोंग नाम से पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे भी धारवाड़ और इस आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा ये सभी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, मतलब ये आग्नेय शिला से बनी हुई चट्टानें हैं। ये चट्टानें तब आई थी जब भारत रीयूनियन हॉटस्पॉट के नज़दीक से गुजरा था। ये चट्टानों इन चट्टानों का निर्माण भी तभी हुआ था। चलिए ये सब समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे
वो ये है हमारा अरावली पर्वत। अरावली भी काफ़ी ऊंचा है, लेकिन ये बहुत ही बलित पर्वत है, लेकिन ये काफ़ी पुराना बलित पर्वत है। इसको बने हुए बहुत टाइम हो गया, लगभग 3.2 करोड़ वर्ष पूर्व बना था ये। और हिमालय अभी अभी बने हैं ताजे ताजे। हिमालय बहुत ही ऊंचे हैं, अरावली पर्वत इतना ऊंचा नहीं है। ऊंचा क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी बहुत एज हो चुकी है, तो ये पर्वत घिस गया है हवाओं ने मिलके, और बारिश की वजह से इसका बहुत सारा इरोजन हुआ है, जिससे ये पर्वत की हाइट काफ़ी कम हो गई है। तो हमें ये सारे पर्वत प्रायद्वीपीय भारत में अध्ययन करना है। बुंदेलखंड का पहाड़, सतपुड़ा का पहाड़, धारवाड़ के पूर्वी घाट, धारवाड़ का पहाड़, पूर्वी घाट, सिंहभूम और शिलोंग, ये हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का परिचय। परिचय देख लेते हैं इसका। भारत का दक्षिणी त्रिभुजाकार भाग है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ध्यान रखिए, प्रायद्वीपीय उसी को कहते हैं जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। 3 ओर से जल से घिरी हुई भूमि प्रायद्वीप कहलाती है, और अगर चारों ओर से जल से घिरी हुई भूमि हो तो उसे द्वीप कहते हैं। तो एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो 3 तरह से जल से घिरा हुआ है। उत्तर में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत है, अभी हाल हमने ऊपर देखा था सतपुड़ा पर्वत। विंध्य और पर्वत श्रृंखला है, इसे उत्तर भारत के मैदानों से अलग करती हैं। यह सबसे पुराना भूभाग है, लगभग आर्कियन एज का है। अरब साल पहले 3.2 अरब साल पुराना भाग है। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। पेनिनसुलर शील्ड और स्टेबल ब्लॉक नाम से प्रसिद्ध है। इसे पेनिनसुलर शील्ड और स्टेबल ब्लॉक भी कहते हैं। इन दोनों नाम से ही ये प्रसिद्ध है। भूगर्भिक विभाजन देख लेते हैं इसका। भूगर्भिक विभाजन देख लेते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यह प्लेट भारतीय प्लेट का स्थिर भाग है। भूकंप व प्रवर्तन से लगभग अछूता है, मतलब ये भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है इसमें अधिकतर भूकंप और ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि ये काफ़ी पुराना भाग है, और यहाँ पे किसी भी प्लेट का हिस्सा या किसी भी प्लेट का छोड़ नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ कोई भी ज्वालामुखी या भूकंप नहीं आते हैं। मुख्य शैलों को, यहाँ की मुख्य शैलों के प्रकार देख लेंगे तो यहाँ पे आर्कियन क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, जो कि ग्रेनाइट और जीसिस के बने हैं। जीसिस और ग्रेनाइट रॉक सुना होगा। ग्रेनाइट बहुत ही कठोर चट्टानें होती हैं, तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। धारवाड़ सिस्टम, लोहा और तावा। जो धारवाड़ सिस्टम हमने दिखाया था महाराष्ट्र और वहाँ उसके करीब में, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, यहाँ पे मुख्यतः लोहा, तावा, सोना, इन सब चीज़ों की खदानें पाई जाती हैं। कुडप्पा और विंध्यन सिस्टम्स अपसादी श्रृंखलाएं हैं। कुडप्पा और विंध्यन जो पर्वत हैं वो अपसादी श्रृंखलाएं हैं। ये गोंडवाना भूखंड का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत हमारा कौन से उसका भाग है? तो गोंडवाना भूखंड का भाग है। भौतिक विभाजन देखेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत का 4 प्रकार से भौतिक विभाजन किया गया है। पहले हम पढ़ेंगे दक्षिण का पठार, उसके बाद पढ़ेंगे पश्चिमी घाट, उसके बाद पूर्वी घाट, उसके बाद पढ़ेंगे तटीय मैदान। यहाँ तक कि तटीय मैदान तो अपन को अलग से भी अध्ययन करना है, तो हम यहाँ पे केवल इन 3 पार्ट का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम तटीय मैदान को अलग क्लास में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और पहले खंड पे आ जाते हैं, दक्कन का पठार।
औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, यानी कि ये ज़्यादा ऊंचे पठार नहीं है। 600 से मात्र 900 मीटर के अंदर ही आ जाते हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन से भारत के राज्य में फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा। प्रमुख भाग उसके कौन कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना है और छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, तो गोदावरी नदी बहती है, कृष्णा नदी बहती है, कावेरी बहती है और नर्मदा नदी बहती है। मिट्टी कौन सी है यहाँ पे, काली रेंगुर मिट्टी है। काली मिट्टी क्यों है, क्योंकि बताया था भारत रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरा था, तो वह उसका ज्वालामुखियों का बहुत सारा लावा भारतीय प्लेट पे पड़ा। इससे इस जगह की जो मिट्टी है उसका कलर ब्लैक है, यानी कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। यह देखिए हमारे प्रायद्वीपीय भारत में कुछ इस प्रकार की चट्टानें कुछ इस प्रकार का है हमारा दक्कन का पठार। ये लिखा है दक्कन का पठार। ये सारी चट्टानें मिलके बनाती हैं दक्कन के पठार को। इनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो ये वाली जो पहाड़ी है, ये वाली जो पहाड़ी है इसे हम अजंता पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये वाली पहाड़ी सतमाला पहाड़ी है। ये वाली पहाड़ी जो है वो बालाघाट की पहाड़ी है और नीचे हरिश्चंद्र की पहाड़ी है। ये 4 पहाड़ियाँ हैं क्रम में। पहली अजंता की पहाड़ी है, दूसरी सतमाला की पहाड़ी है, तीसरी बालाघाट की पहाड़ी है और चौथी हरिश्चंद्र की पहाड़ी है। ये पहाड़ियों के नाम है यहाँ के। और नीचे है कर्नाटक पठार, जो कि धारवाड़ का हिस्सा है। मुख्यतः कौन सी चट्टान से बना है, आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। पश्चिमी घाट देख लेते हैं आगे चल के। वेस्टर्न घाट के बारे में देख लेते हैं। लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर, ऊंचाई कितनी है, 900 से 1600 मीटर है। प्रमुख शिखर कौन कौन से हैं, तो अनाईमुड़ी है, अड़मुदी लिखा है, अनाईमुड़ी है इसका नाम। अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो महाबलेश्वर है, नीलगिरी है। मानसून की प्रथम बाधा है, जो कि जब आपने देखा होगा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो सबसे पहले आके इसी पश्चिमी घाट में टकराता है, उसके बाद भारत में बारिश शुरू होती है। तो ये मानसून की रास्ते में प्रथम बाधा है, जो अगर मानसून भारत की तरफ या यूरोप की तरफ मतलब रूस की तरफ जा रहा हो तो ये पहली बाधा बन के आता है बीच में। पहली बाधा है, मानसून की पहली बाधा है। अधिक वर्षा प्राप्त करता है, क्यों करता है, क्योंकि मानसून पहले ही आके जब मतलब अरब सागर से ऊपर से मानसून आता है तो पहले ही आकर इस पर्वत में टकरा के, पश्चिमी घाट में टकरा के सारी अपनी बारिश यहीं इसी क्षेत्र में करवा देता है। आगे हम इसका चित्र देखेंगे, उसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्यों है, कि यहाँ पे बहुत ही जल की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आर्द्र भूमियाँ हैं जिनमें बहुत सारे पशु पक्षी निवास करते हैं। जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ बहुत तरह के पशु पक्षी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। ये देखिए आगे,
ये देखिए इस तरह से पूर्वी दिशा में जो 4 कोस्ट पड़ते हैं, पूर्वी दिशा में 4 राज्य हैं, 4 राज्यों के मैदान है, और पश्चिमी दिशा में 6 के हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके इन सबको। ये देखिए, ये रहा, ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है, ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है जो हमने कुछ ऐसे करके जो पर्वत बनाया है। यहाँ से शुरू होता है सतपुड़ा से, ऐसे 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 चला जाता है कटा पिटा, यहाँ तक जाता है धारवाड़ चट्टानों तक। इसे पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और ये रहा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट ऐसे टुकड़ों के रूप में है, 1 2 3 ऐसे 4 टुकड़ों के रूप में पूर्वी घाट पाया जाता है। ये काफ़ी कटा फिटा भाग है, ध्यान रखिए। क्या हुआ था जब भारत यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा कुछ ऊपर की तरफ भारत उठ गया था। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है कुछ यहाँ से ऐसे टूट के इस पहाड़ी के इस तरफ से टूट के ऐसे ये नीचे गिर गया था, इसीलिए ये धंसा हुआ भाग है। यहाँ पे ये उठा हुआ है, और ये इसके जो करीब वाला जो बूंदी डॉट डॉट करके दिख रहा है, ये भाग टूट के नीचे गिर गया था। तो ये यहाँ पे इस तरह से वो बन गया है, घाट सा बन गया है, इसलिए इसे पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए पश्चिमी घाट जो है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, पूर्वी घाट काफ़ी कटा छटा भाग है और इसकी ऊंचाई भी कम है। पूर्वी घाट में पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी चौड़े पाए जाते हैं, और पश्चिमी घाट में पश्चिम तटीय मैदान, ये वाली जो मैदान है, ये डॉट डॉट करके इन्हें मैदान कहते हैं, ये पश्चिमी मैदान है। ये पश्चिमी मैदान सकरे होते हैं, जबकि पूर्वी मैदान जो है वो इनकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, ये चौड़े मैदान है। इन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गुजरात में इसे क्या कहते हैं, तो गुजरात में गुजरात तट कहते हैं, गुजरात में गुजरात तट कहते हैं। महाराष्ट्र में और गोवा में इसे कोंकण तट कहते हैं। उसके नीचे आते हैं तो केरल में कन्नड़ तट कहते हैं, और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मालाबार तो मालाबार तट कहते हैं। इस तरफ आएंगे तो पहले वाले हिस्से को यहाँ इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। उसके बाद आता है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा ही में पड़ता है शायद, या तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद आता है आंध्र तट, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये वाला तट। उसके बाद यहाँ उड़ीसा में, यहाँ पे है उड़ीसा, तो यहाँ पड़ता है उत्कल तट। तो ये तटों के नाम है, क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे जो क्षेत्र होता है उसी के हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए हम कुछ इस तरह का समझा रहे थे कि यूरेशिया में भारतीय प्लेट जब टकराई तो ये प्लेट ऊपर से पीछे से कुछ इस तरह से ऐसे उठ गई थी। बाद में ये वाला जो हिस्सा है वो टूट के यहाँ से, बाद में जो ये उठा वाला हिस्सा था वो टूट के यहाँ नीचे आ गया। ये इसलिए ये वाला हिस्सा ऊंचा हो गया और ये पीछे ऐसे फ्लैट हो गया। तो ये वाला पश्चिमी घाट बन गया और ये वाला बन गया पश्चिमी मैदान। ये हमने यहाँ चित्र में भी दिखाया है। ये हिस्सा ऐसे, पहले ये हिस्सा यहाँ जुड़ा हुआ था, ये हिस्सा यहाँ पे जुड़ा हुआ था, बाद में ये टूट के यहाँ नीचे गिर गया, तो ये पश्चिमी मैदान बना। और ये पश्चिमी घाट, चूँकि ये इस तरह से कुछ बना हुआ है तो इसे घाट कहते हैं। ये ईस्ट है, ये मतलब ये पूरब दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। पूर्वी दिशा की तरफ मंद, मतलब इस दिशा में मंद ढाल है, और इस दिशा में ढाल थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये हिस्सा टूट के गिरा था, तो इस दिशा में ढाल ज़्यादा है, इस दिशा में मंद ढाल है। और अंत में पढ़ लेते हैं जो हमारे सबसे दक्षिणी पहाड़ हैं उनके बारे में। नीलगिरी पर्वत श्रेणी,
देखा होगा धारवाड़ के बाद जो छोटी छोटी कुछ और चट्टानें नज़र आती हैं वो नीलगिरी की, वो इस प्रकार की चट्टानें हैं। यहाँ पर एक चोटी भी, इसमें एक चोटी भी पाई जाती है, नाम है नीलगिरी। उसके बाद एक यहाँ पर एक चोटी और पाई जाती है, कोडाई कनाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ चोटी पाई, एक यहाँ पे भी छोटा सा पहाड़ पाया जाता है, उसमें भी एक चोटी है जो दक्षिण भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, नाम है अनाईमली। और सबसे नीचे यहाँ पे एक और चट्टान पाई, एक और पहाड़ पाया जाता है, उसमें सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है कार्डेमम, या जिसे हम कहते हैं इलायची की पहाड़ी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये हमने बता दिया था। ये हमने पूर्वी तट के लिए लगाया है, ये रहा हिस्सा, इसे हम पूर्वी इसे हम पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। ये वाला जो कटा छटा हिस्सा है ये पूर्वी घाट है, इसी के लिए ये दोबारा हमने चित्र यहाँ इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंत में देख लेते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पूर्वी घाट देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के समांतर बंगाल की खाड़ी के समांतर फैला हुआ है, खंडित और निम्न पर्वत श्रृंखला है। मतलब ये खंडित है, बीच बीच में इसको इस तरह से कुछ बना हुआ है, ये देखा था अभी अपन ने। यहाँ से इस तरह से नदियाँ गुजर जाती हैं, तो ये बहुत ही खंडित घाट है, जबकि पश्चिमी घाट इस तरह से खंडित नहीं है। ये खंडित भाग है। प्रमुख शिखर मतलब प्रमुख ऊंची चोटी है तो महेंद्रगिरी है, जो कि कौन से राज्य में पड़ती है, उड़ीसा में। कौन कौन सी नदियों ने इस पूर्वी घाट को काटा है, तो उसमें नाम आता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ इसे काटती हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में ये अधिक पुराने और कम ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में ये बहुत ही अधिक पुराना भी है, साथ ही पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट की ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है। इसी के साथ ही हमने तीसरा भाग जो कि था राजस्थान का मरुस्थल, और चौथा भाग प्रायद्वीपीय पठार, इन दोनों का ही अध्ययन कर लिया है। और वही अंत में आप सभी के लिए थैंक यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, क्लास को पूरी तरह से देखा। आगे हम कोशिश करेंगे और अच्छे वीडियो लेक्चर बनाने की। तो धन्यवाद भाई, जय हिंद।